अच्छा मेरा बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। इससे प्रीवियस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 कवर किया था। और जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से कुछ बातें डिस्कस की थी। आज का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है या आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास चार्ज को ही लेकर है। और उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा कूलम का लॉ। समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। जो जो सवालात साथ साथ आएंगे वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कराता जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको जब ये हमारा कूलम्स का लॉ मुकम्मल हो जाएगा तो आपको जो टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो मिल रहे होंगे। इसके कूलम्स के लॉ के टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसके आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे। सर चार्ज के नहीं मिलेंगे बेटे, चार्ज का पार्ट जो है ना वो इसके साथ ही शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या। देखो बेटे, अगर सपोज कर लो ये मेरे पास एक कोई चार्ज है और ये मान लो मेरे पास दूसरा कोई चार्ज है और दोनों करीब करीब रखे हुए हैं, तो हमें ये बात पता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करते हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जो फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं उसकी नेचर दोनों तरह की हो सकती है। क्या मतलब सर दोनों तरह की? बेटे हो सकता है वो फोर्स आपकी जो हो वो अट्रैक्टिव नेचर की हो सकता है वो फोर्स आपकी जो हो वो रिपल्सिव नेचर की हो। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटीज है वहां पे। अब ये बात हमें ऑब्जर्वेशन से पता थी पहले से। ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि भाई आप एक चीज देख रहे हो कि हो रही है, आपको रीजन नहीं पता चलता उसका। भाई मिसाल के तौर पे आपके पास जब, जाहिर सी बात है, आपके पास बिजली या इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुई थी, तब भी कहीं ना कहीं बारिश होती होगी तो आसमान से बिजली जरूर गिरती होगी। तो लोगों ने देखा हुआ जरूर होगा कि यार आसमान से कोई ऐसी चमकती हुई चीज गिरती है और उसकी वजह से वो जहां पे गिरती है वहां पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, चीज जल जाती है, तबाही आ जाती है। लेकिन जाहिर है बिजली इन्वेंट नहीं हुई तो उन्हें ये पता नहीं था कि आसमान से क्या चीज गिर रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये आपके पास एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। और जो फोर्स वो एक्सर्ट करते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अब पहली बार कूलम ने, जो आपके पास था, उसने आगे इस चीज को क्वांटिफाई किया। तो पहली चीज क्या, कूलम का लॉ है क्या? कूलम का लॉ मेरा बेटा हमारे पास एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। कूलम का लॉ क्या है? कूलम का लॉ हमारे पास एक है क्वांटिटेटिव रिलेशन अबाउट द फोर्स जो कि चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हो, ठीक है। अबाउट द फोर्स जो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, इसको क्वांटिटेटिव रिलेशन क्यों कहते हैं? देखो मेरा बेटा, किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं या दो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं समझाने के। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। जैसे मिसाल देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाबे वाला फोर्स क्या है, तो इसको समझाने के देखो दो तरीके कार है। अगर मैं आपसे कहूँ ना मुझे इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताओ, तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल बात। तो मैं कहूंगा यार फोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो किसी बॉडी की शक्ल तब्दील करने की सलाहियत रखती है। या फोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाती है या मोशन से रेस्ट में लेके जाती है। या फोर्स कोई भी ऐसी चीज है जो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। दिस इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई क्वांटिटेटिव डेफिनेशन बताइए, आप बोलोगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, हमने हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था। F=ma, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स है। अब जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई फोर्स की, कि फोर्स ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये कर सकती है, दैट वाज क्वालिटेटिव डेफिनेशन, दैट वाज गिविंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। दैट वाज गिविंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो क्या था? F=ma। ये क्या कर रहा है? एक मैथमेटिकल रिलेशन बता रहा है अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आपको क्या पता चलता है मेरे बेटे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता चलता है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आपको मैथमेटिकल रिलेशन पता चलता है जिसकी मदद से आप चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बात हमें पहले से पता है कि हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एग्जिस्ट करती है। अब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन एग्जिस्ट कर रही है वो कितनी है, इसका आंसर सबसे पहले किसने किया था? कूलम ने किया था।
तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। कूलम के लॉ में क्या आ रहा है कि कूलम का लॉ क्या है, दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अबाउट द फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्जेस। समझ में आती है? अच्छा, कूलम ने जो ये फोर्स कैलकुलेट की थी वो कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ टॉर्जन बैलेंस। ठीक है, तो भाई साहब ये भी एक दफा माजी में पूछा गया है। जो कूलम ने ये फोर्स कैलकुलेट की थी ना बिटवीन द चार्जेस, वो किसकी मदद से की थी? वो इसने टॉर्जनल बैलेंस या टॉर्जन बैलेंस की मदद से की थी। टॉर्जन बैलेंस क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिफाइंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम होता है चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसे कैलकुलेट करना। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा सीधा। कूलम का लॉ ये कहता है कि आपके पास अगर दो चार्जेस हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास अगर दो चार्जेस है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान में लेट से कोई एक डिस्टेंस है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, और वो डिस्टेंस मिसाल के तौर पे हमें गिवन है कि द डिस्टेंस इज R that is existing between the charges, this distance is r। तो ये कहता है भाई जो फोर्स इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही होगी that is given by F equals K Q1 Q2 divided by R स्क्वायर। F से मुराद है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है। Q1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कूलम में लेते हैं, Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, और R क्या हो गया मेरे बेटे? R इज द डिस्टेंस एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। हमें वाजे तौर पे नजर आ रहा है, दिख रहा है ये चीज। ठीक है, अच्छा। Q1 के बारे में हमें पता है, चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। कल बहुत तफसील से हमने इसके पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात की है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या क्या नजर आ रहा है? आप देखो, ये जो फोर्स है ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? तो हमें नजर आ रहा है फोर्स डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे। क्या मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का? देखो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जैसे जैसे आप चार्जेस को बढ़ाओगे तो उनके दरमियान में एक्ट करने वाली जो फोर्स है मेरे बच्चे, वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। सिमिलरली जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। क्या मतलब? देखो, आपके पास मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है। मैग्नेट, आपने मैग्नेटिक नेचर के ऑब्जेक्ट से जितना करीब रखा हुआ है वो उतना ज्यादा अच्छे से उसे अट्रैक्ट कर सकता है, फोर्स उतनी ज्यादा होगी। जितना आप दूर लेके जाओगे अल्टीमेटली मैग्नेट की जो फोर्स है वो उतनी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। सेम इज द केस ओवर हियर। चार्जेस जितना करीब होंगे फोर्स ज्यादा होगी, चार्जेस जितना दूर होंगे फोर्स अल्टीमेटली उतना कम होती चली जाएगी। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। अच्छा, एफ डिपेंड कर रहा है किस पे? के पे। अच्छा, अब यहाँ पे जरा के समझ लो। के क्या चीज है मेरा बेटा? के जो होता है ये हमारे पास कहलाता है कूलम का कांस्टेंट। के क्या है मेरे बच्चे? के हमारे पास है कूलम का कांस्टेंट। पहली बात तो ये याद रखना कि भाई कूलम का कांस्टेंट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होता है? जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता उसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। जैसे आपने कैपिटल जी पढ़ा होगा, जिसको आप कैवेंडिश कांस्टेंट भी कहते हो, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहलाता है। एफ इक्वल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर में जो कैपिटल जी है उसकी बात कर रहा हूँ। वो एक क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहती है बेटे? कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, क्योंकि वो आगे किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, के का ऐसा सीन नहीं है। के के बारे में भी हम बहुत कुछ पढ़ भी लेंगे। तो के का जो वैल्यू है वो क्या है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैंने इसका जो यूनिट है वो कैसे निकाला है, आप यहाँ से के को अकेला करके चेक कर लो। तो भाई साहब के क्या बन जाएगा? के बन जाएगा F मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा जनाबे वाला? Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। तो बेटे एफ क्या है? फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अपॉन में Q1 कूलम है, दूसरा भी Q2 भी कूलम है, तो कूलम मल्टीप्लाई बाय कूलम कितना हो गया? कूलम का स्क्वायर। ऐसे इसकी यूनिट निकाल ली मैंने। ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो फोर्स है ये फोर्स कूलम कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि कूलम कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कूलम कांस्टेंट खुद आगे किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करता है। तो के किस पे डिपेंड करता है बेटे? के डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, के चार्जेस के दरमियान में मीडियम कौन सा है, लिख लिया यहाँ पे, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। सिमिलरली के डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है बेटे? हमारे पास आपने फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या रखा हुआ है? ये अलग अलग सिस्टम होते हैं ना। जैसे आपके पास अगर मिसाल लेते हैं, अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, तो भाई न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है SI सिस्टम में। इसी तरह
अगर आप जाओगे सीजीएस सिस्टम में, तो जनाब सीजीएस सिस्टम के अंदर आपके पास जो फोर्स का यूनिट है वो क्या बन जाएगा, डाइन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप एफपीएस सिस्टम में आओगे, तो एफपीएस सिस्टम के अंदर आपके पास फोर्स का यूनिट क्या बन जाएगा, पाउंड बन जाएगा। अब है क्या, फोर्स की क्वांटिटी है, लेकिन एसआई सिस्टम में यूनिट क्या है इसका, न्यूटन है। सीजीएस में क्या है, डाइन है। एफपीएस में क्या है, पाउंड है। तो ये डिफरेंस है। सही है सर, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्यों है मेरे बेटे, अलग अलग दुनिया में, दुनिया से मुराद अलग अलग मुल्क में अलग अलग सिस्टम चलते हैं, ठीक है। एक यूके में चलता है, एक अमेरिका में चलता है। सर और कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं मेरे बेटे और कोई डिफरेंस नहीं है। लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी आसानी के लिहाज से ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए हुए, ठीक है। दैट्स इट। तो आपका जो के है, जहन में रखने वाली बात क्या है, यकीनन यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए आधे से ज्यादा लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट होगा कि फोर्स के पे डिपेंड नहीं करती है। और उनको ऐसा लगता होगा कि भैया फोर्स के पे डिपेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई चीज कैसे डिपेंड करेगी। तो मेरा बेटा आज की बात इसको क्लियर कर लेना, फिजिक्स में कोई भी चीज रट्टा नहीं होती है, जहन में रखना। तो के जो है ना, दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है, हाँ तो फिर आप कह सकते हो उस पर कोई चीज डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन सिंस के इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो तो खुद डिपेंडेंट है मीडियम बिटवीन द चार्जेस पे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है के ऊपर कोई चीज डिपेंड ना करे। तो आई होप द पॉइंट इज क्वाइट क्लियर। मैं एक और मिसाल देता हूँ। सिमिलरली बेटे, जब आप लोगों ने अपना केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो आपका एक केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है, जिसके अंदर आप रेट इक्वेशन या रेट लॉ बनाना सीखते हो, कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। आप कुछ ऐसा लिखते हो, डी एक्स अपॉन डी टी, ये इसको आप कहते हो रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर, डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर, और यहाँ पे आप एक लगाते हो रेट कांस्टेंट। तो आपका ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना बेटा, कि कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये के पे डिपेंड करता है। क्योंकि के जो होता है, अगर आपको याद है, आपका जो रेट कांस्टेंट होता है, वो आगे से खुद किस पे डिपेंड कर रहा होता है, वो आगे से खुद टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो अल्टीमेटली के क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, के चेंज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद इतना है भैया, कि आपके पास अगर किसी एक्सप्रेशन में कोई ऐसा कांस्टेंट आ रहा है जो कि यूनिवर्सल नहीं है, और यूनिवर्सल आपके कोर्स में टोटल दो ही है, एक कैपिटल जी है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक कैपिटल आर है जो कि जर्नल गैस कांस्टेंट है। इन दो के अलावा पूरी फिजिक्स में आपके कोर्स लेवल पे कोई कांस्टेंट ऐसा नहीं है जिसे आप यूनिवर्सल कांस्टेंट कहोगे। तो अगर वो किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो उसके ऊपर चीज डिपेंड करेगी, ये चीज जहन में रख लेना, ठीक है। तो सही। अच्छा सबसे पहली चीज तो हमने ये देख ली कि जो फोर्स है ये इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब आपके पास जो है ना इसका जो है ना वो एग्जामिनर सवाल कैसे पूछता है, पहले जरा इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटे, क्वेश्चन समझो जरा। सपोज करो आपको कहता है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इनके दरमियान का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और कहते हैं इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज F। बहुत सिंपल सी बात है, फोर्स एग्जिस्ट क्या कर रही है, F फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कहते हैं अब आपने क्या किया, अब आपने चार्जेस को सेम रहने दिया, पहले भी चार्जेस यही थे, अब भी चार्जेस यही हैं, लेकिन आपने जो डिस्टेंस था वो बढ़ा करके कितना कर दिया, 3R, यानी कि आपने दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर दूर सिचुएट कर दिया। तो बताओ जो अब नई वाली फोर्स है, अब नई वाली फोर्स को वो कह रहा है एफ प्राइम, वो क्या हो जाएगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन वर्डिंग में लिखा है, ठीक है। क्या, टू चार्जेस आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस आर बिटवीन देयर सेंटर्स एंड देयर इज अ फोर्स acting between them that is F. If the same charges are now placed 3R distance apart, what will be the force acting between the charges? ये हमसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमें एक बेसिक सी बात पता है, और वो बेसिक सी बात ये है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या था मेरा बेटा, F इक्वल्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप देखो, जो सवाल वाले ने अभी आपसे सवाल पूछा है, इसमें ना एक चीज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। एक चीज आइडेंटिफाई करना जरूरी ये होता है कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में आ रहा है।
कि फोर्स चार्जेस पे डिपेंड करती है, फोर्स के पे डिपेंड करती है, और फोर्स इस डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन अभी जो आपका एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ रहा है, इसके अंदर ना तो के चेंज हो रहा है, ना Q1 Q2 चेंज हो रहा है। के क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्या एग्जामिनर ने कहीं कहा कि मीडियम के अंदर कोई चेंजिंग है? नहीं। क्या एग्जामिनर ने कहा कि हम कोई सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं? नहीं। तो एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली किसकी बात करी है कि आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो, ठीक है। जब डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं तो बाकी सबको तो साइड पे कर देंगे, सिर्फ डिस्टेंस वाला रिलेशन देखेंगे। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे बेटे मैं आपको आपका शॉर्टकट बनाना सिखा देता हूँ। जो आपने अक्सर इंस्टीट्यूट की कॉपी में डायरेक्टली शॉर्टकट्स लिखे हुए देखे होंगे ना, वो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। और आपने उसको याद नहीं करना, आपने उसे सीखना है, ताकि आप पूरी फिजिक्स में जहां दिल करे वहां शॉर्ट ट्रिक बना सको, ठीक है। देखो, अब अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ये क्या हरकत कर दी आपने भैया? बचपन में सिखाया जाता है कि अगर आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो कांस्टेंट आएगा। एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब देखो, आप जरा सवाल को एनालाइज करो, सवाल की सूरत हाल क्या है। सवाल की सूरत हाल अगर आप देखोगे तो भाई पहले आपके पास कुछ चार्ज दिया हुआ है और उसके दरमियान में फोर्स दी हुई है। फिर उसके बाद आपके पास दोबारा चार्ज दिया हुआ है और दरमियान में क्या दी हुई है? फोर्स दी हुई है। यानी कि बेटे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं कंपेयर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है। और आपको पूरे फिजिक्स में ये क्वेश्चंस बहुत नजर आएंगे। मतलब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? भाई पहले ये था, अब बताओ क्या होगा। पहले ये था, आपने ये चेंज कर दिया, अब बताओ क्या होगा। पूरे फिजिक्स में ऐसे ही होगा, पूरे फिजिक्स में ऐसे ही होगा। वेक्टर्स में जब आप जाओगे तो भाई पहले दो फोर्सेस ऐसी थी तो मैग्नीट्यूड ये था, अब ये हो गई तो बताओ क्या है। फिर आप उसमें जाओगे तो भाई पहले वेलोसिटी इतनी थी तो एक्सेलरेशन ये थी, अब बताओ क्या है। तो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तरीका तो वो है जो 99% आवाम करती है, वो ये कि शॉर्टकट के रट्टे पे रट्टे लगाती है। अब उसमें क्या होता है, हर कंपैरिजन केस के अंदर आपको ना नया फॉर्मूला याद करना होता है। आप में से जो लोग यहाँ पे बैठे हुए रिपीटर्स हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। मैं मिसाल से समझाता हूँ, फिर आपको शायद और समझ में आएगा। अब एफ इक्वल टू कॉस अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मुझे दो सिनारियोस को आपस में रिलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा पहले सिनारियो के लिए फोर्स है F1। अच्छा, हम हर दफा ये इतना लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्टली बनाना सिखाएंगे। अपॉन में आ गया R1 का स्क्वायर। इसी तरह दूसरे सिनारियो के लिए मैंने फोर्स को कह दिया F2। ये बन जाएगा जनाने वाला हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, F1 डिवाइडेड बाय F2, तो क्या बनेगा भाई? F1 के लिए आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं भाई? इसके नीचे आना था F2 ने, तो मैंने पलट दिया। जब पलटूंगा तो R2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। डिवीजन में क्या आ गया हमारे पास? कांस्टेंट फैक्टर आ गया जो भी है। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बनता है? ये F1 डिवाइडेड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का होल स्क्वायर। शायद आपने आज से पहले ये वाला शॉर्टकट देखा हो, ठीक है। शायद नहीं, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है किसी भी बड़े कोचिंग सेंटर से तो आपने ये चीज लाजमी देखी होगी। F1 डिवाइड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटे, इसको आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हो? देखो, डायरेक्टली बनाने के लिए जो है ना, अब यहाँ पे सिर्फ इसको देखो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैं इससे अब आपको डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो भैया, F और आर स्क्वायर का रिलेशन क्या है? आपस में इनवर्स है। आप बोलोगे F1 डिवाइड बाय F2 विल बी इक्वल टू, F और R का रिलेशन इनवर्स है तो F1 के लिए R1 का स्क्वायर आएगा नीचे, F2 के लिए R2 का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? ऊपर। सही हो गया। अब स्क्वायर अगर मैं कॉमन कर लूंगा तो क्या बन जाएगा? R2 डिवाइड बाय R1, और ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर आ गया। बन गया भाई, हमारे पास सवाल बन गया ये, बस। इसके अंदर इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना। अब इसका फायदा क्या है भैया? जो मैंने डब्बे में बनाया हुआ है ना, इसका आपने रट्टा रुट्टा नहीं मारना। वजह आपको अभी थोड़ी देर में समझ आती जाएगी कि रट्टा मारने से मैं क्यों इनकारी करा रहा हूँ, ठीक है। अब सवाल देखो क्या था। चार्ज के दरमियान का पहला डिस्टेंस क्या था? R था। अब कितना हो गया? 3R। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन, फिर समझ में आएगा। पहले आपके पास जो डिस्टेंस था वो कितना था? R था, और फोर्स कितनी थी? F थी। अब डिस्टेंस कितना हो गया? 3R, और वो फोर्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
देखो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं कहता हूँ कि ये 1 है, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी 2। अच्छा, कोई लाजमी नहीं है कि पहले वाली को आप हमेशा 1 को, दूसरे वाले को 2 को, आपकी मर्जी है, मैंने मिसाल दी। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आपने पहली इंफॉर्मेशन को 1 कहा है ना, तो ये आपके पास होगा जनाब R1, और ये आपके पास होगा जनाब F1। ये वाली हरकत नहीं करनी कि आपने इसे 1 कहा है और इसके डिस्टेंस को R1 कह दिया, फोर्स को F2 कह रहे हो। वही समझ आ रहा है? मतलब फुप्पड़ की शादी में नहीं आए हुए। अगर आपने एक सेट को 1 कहा हुआ है, तो उसका डिस्टेंस R1 है, उसकी फोर्स F1 है। कोई और चीज है तो वो भी 1 वाली होगी वहां पे। और इस पूरे सेट को अगर आपने 2 कहा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, R2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आपका F2 हो जाएगा। मुझे पता है ये बहुत बेसिक सी बात है, शायद नर्सरी क्लास में सिखाई जाती है, लेकिन स्टिल बताना जरूरी इसलिए क्योंकि बच्चे जो है ना वो ये वाली बोंगी मारते हैं और फिर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा होता। ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब हमें रिलेशन पता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, F1 अपॉन F2 बन जाएगा उससे। ठीक है। क्या था रिलेशन, हमें तो ये पता है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इससे क्या पता चल गया था, F1 डिवाइड बाई F2 विल बी इक्वल टू F1 के लिए R1 आया नीचे, F2 के लिए R2 आया ऊपर, और जनाब मैंने स्क्वायर को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया ऊपर। ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे उठा के। जैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे, जैसे ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 कितना है हमारे पास, F1 हमारे पास है F, और F2 हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 हमारे पास हो जाएगा F प्राइम, जो हमें नहीं पता। अब R2 हमारे पास क्या है, R2 हमारे पास है 3R, और R1 क्या है हमारे पास, R1 हमारे पास है R, और ऊपर हमारे पास क्या आएगा जनाब, स्क्वायर R। जो मर रहा है इसमें से आपने मार देना है, R से R मर गया। सही है। अब क्या बनता है आपके पास जनाबे वाला, ये बन जाएगा F डिवाइडेड बाय F प्राइम विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, विच मीन्स F प्राइम विल बी इक्वल टू F डिवाइड बाय 9। सही है। एक तो हमने सवाल को सॉल्व करना सीख लिया कि भैया सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये सवाल आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है ये भी देखो, फिर मैं स्टार्ट में जाता हूँ कि मैंने बातें क्या बताई थी। सवाल क्या था कि आपके पास दरमियान में जब दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस R है, तो फोर्स कितनी थी जनाब, F थी। अब जब 3R है तो हमने जो फोर्स कैलकुलेट करी है वो कितनी आ रही है, F डिवाइड बाय 9 आ रही है। यानी कि जब आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स 9 गुना कम हो गई। F डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9 का मतलब क्या होता है, 9 टाइम्स कम हो गई। तो यही बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी कि फोर्स का रिलेशन डिस्टेंस के साथ क्या है, इनवर्स है। ठीक है। एंड बाय द वे एक चीज और नोट कर लेना, F और R स्क्वायर का जो रिलेशन होता है ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। क्या कहलाता है ये, इनवर्स स्क्वायर। सर इनवर्स स्क्वायर किस खुशी में कह रहे हैं इसे, भाई एक तो F और R का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। F पे पावर क्या है, 1 है, R पे पावर क्या है, 2 है, तो ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। वो जो आपका F इक्वल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर है ना, वो जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो भी यही है, उसमें भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है F और R का। ठीक है। तो कम हो रही है आपके पास फोर्स यहाँ पे। अब अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है, तो मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने करना है अब ये क्वेश्चन। कहते हैं भाई पहले आपके पास जो डिस्टेंस था ना वो मिसाल के तौर पे 2R था, दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना था, 2R था, और जो फोर्स थी वो F थी। अब जो डिस्टेंस है ना उसको आपने बढ़ा के कर दिया मिसाल के तौर पे 5R। आपने बताना है कि फोर्स कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बकरी सा, जल्दी से करो। पहले डिस्टेंस था बिटवीन द चार्जेस 2R, अब डिस्टेंस हो गया बढ़ करके 5R। यू आर सपोज टू टेल व्हाट इज द न्यू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस। देखो बेटे, अगर आपका अभी भी आंसर नहीं आ रहा या कोई गलती हो रही है या आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है, चेक कर लो। आप में से जितने लोगों का आंसर मैच कर जाए अच्छी बात है, जितने का आंसर मैच नहीं कर रहा बेटे आप देखना कि आपने क्या गलती की थी। देखो पहली चीज तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आपने रट्टा नहीं मारना। अक्सर लोग जिनका आंसर, जिनको लग रहा है ना कि नई फोर्स होगी F डिवाइड बाय 25, वो बेसिकली ये देखो, F डिवाइड बाय 25 कब होगी, जब आपका डिस्टेंस 5 टाइम बढ़ेगा। अभी डिस्टेंस 5 टाइम नहीं बढ़ा। आप बोलोगे सर हो गया ना, 5R तो हो गया। अरे तो मेरे लाल, 5R तो हो गया, लेकिन पहले क्या डिस्टेंस R था, नहीं, पहले डिस्टेंस था 2R। तो भाई 2R से 5R हुआ है, 2R से 5R होने का मतलब डिस्टेंस 5 टाइम नहीं बढ़ा। पहले ये भी समझ लो कि डिस्टेंस कितने गुना बढ़ा है या कितने टाइम बढ़ा है। जब भी आपको ये मालूम करना हो ना कि आपके पास कोई भी चीज कितने गुना चेंज हुई या कोई भी चीज कितने
टाइम्स चेंज हुई, अगर आपने ये मालूम करना है कि कोई भी चीज कितने टाइम चेंज हुई, अगर आपने ये मालूम करना है तो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल। क्या करते हैं हम? फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल। फाइनल क्या है? फाइनल डिस्टेंस कितना है? अरे भैया, एक फाइनल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है? फाइनल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, फाइनल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है? फाइनल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है जनाबे वाला 5 आर। इनिशियल डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2 आर। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 2.5। तो पहली चीज तो ये है कि आपका जो डिस्टेंस चेंज हुआ है वो 2.5 टाइम चेंज हुआ है, 5 टाइम चेंज नहीं हुआ। पहली चीज इसको करेक्ट कर लेना। जितने लोगों का आंसर ये F/25 आ रहा है, उसका बुनियादी रीजन ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस बढ़ गया है 5 गुना। तो उन्होंने बोला कि भाई एफ और आर स्क्वायर का रिलेशन इनवर्स है, तो फोर्स कम हो जाएगी 5 का स्क्वायर टाइम, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको यही बात समझाना मकसद है कि आपने रट्टे नहीं मारने। डिस्टेंस चेंज हुआ है 2.5 टाइम्स, डिस्टेंस बढ़ा है 2.5 टाइम, तो जो फोर्स कम होगी वो 2.5 का स्क्वायर टाइम्स कम होगी। अब ये चूंकि करना मुश्किल है 2.5 का स्क्वायर निकालना, तो हम क्या करेंगे? हमें रिलेशन पता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हमने बोला F1/F2 विल बी इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। बस ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक बात आपने सीखी है अभी अभी। अब आगे वैल्यूज पुट कर देंगे भाई। पहले वाली फोर्स कितनी है? F है। नई वाली फोर्स कितनी है? F प्राइम है। सिमिलरली नया डिस्टेंस कितना है? 5 आर है। पुराना डिस्टेंस कितना है? 2 आर है। ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। ये और ये चला गया, सॉल्व कर लिया आपने। F डिवाइडेड बाई एफ प्राइम विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना है? 25। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। एफ प्राइम को वहां ले आओ, बाकी सब चीजों को यहां ले जाओ, तो जनाब एफ प्राइम विल बी इक्वल टू 4/25 मल्टीप्लाइड बाय एफ। जितने लोगों का आंसर ये आ रहा था, एक्सेलेंट। इसी तरह से कुछ लोगों ने इसका आंसर और निकाला होगा, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आप इसके अंदर ये काम करो एफ प्राइम विल बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 25, और जो 4 है वो इसके नीचे ले आओ। सर 4 को इसके नीचे कैसे ले आए? मेरा बेटा, जब ये 25/4 पलटेगा तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जैसे 4 ऊपर जा रहा है वैसे मैं इस 4 को ऊपर से नीचे भी तो ला सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक मैथ्स है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा F डिवाइडेड बाय 6.25। सर ये क्या किया मेरे बच्चे? 25/4 को सॉल्व किया है। हमने कल की क्लास में भी डिवीजन सीखी थी, मैं फिर सिखा देता हूँ। 4 6 का क्या होता है? 24। 25 में से 24 गया तो क्या बचा? 1 बचा। 4 के टेबल में 1 नहीं आता, यहाँ डेसिमल लग गया। डेसिमल के बाद हर स्टेप पे आप एक जीरो लगा सकते हो। 4 2 का क्या हो गया? 8 हो गया। जब 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। डेसिमल के बाद हर स्टेप पे जीरो लग सकता है, तो 4 5 का क्या हो गया? 20 हो गया। तो जितने लोगों का आंसर F/6.25 आ रहा था, एक्सेलेंट। जितने लोगों का आंसर 4F/25 आ रहा था, एक्सेलेंट। जितने लोगों का आंसर F/25 आ रहा था, एक्सेलेंट। कि आपने एक चीज सीख ली कि पेपर में ये नहीं करना, पेपर में ये हरकत नहीं करनी कि रट्टा नहीं मारना कि भाई अगर डिस्टेंस 5 आर है तो पहले के मुकाबले में 5 गुना ही बड़ा होगा, इसको करो। ठीक है, तो कोशिश किया करो जब आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, उसमें गलती आए ना तो उसको इरेज नहीं करो, उसको क्रॉस करो। क्रॉस करने के बाद वहां पे ना रीजन मेंशन करो कि भैया ये हमारी गलती थी जिसकी वजह से हमने ये भंड मारा था, तो पेपर में वो नहीं करोगे। सही है, चलो। अब एक सवाल और मैं बता रहा हूँ, जल्दी से करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या चीज समझ में आती है। सपोज कर लो भाई, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज 3R, और उसकी वजह से जो फोर्स है दैट इज 2F। अब जो ये चार्जेस है, अब जो ये चार्जेस है इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ करके हो गया कितना? 9R। आपने बताना है नई फोर्स कितनी है। अब पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो ये है कि आपने बताना है डिस्टेंस कितना चेंज हुआ। और चेंज में आपने दो चीजें बतानी है कि कितना चेंज हुआ, और साथ बताना है कि बढ़ा है या कम हुआ। दूसरी चीज आपने बतानी है कि जो नई फोर्स होगी वो कितनी होगी। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास सीधे सीधे दो क्वेश्चन है सवाल से रिलेटेड। जल्दी से कर लेते हैं, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है मेरे बेटा, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि आप लोग इसको वेरीफाई कर लो कि आपके आंसर जो है वो मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग के हवाले से गाइड भी कर देता हूँ। भैया आप फिजिक्स के फोल्डर में जाओगे तो फिजिक्स के फोल्डर के अंदर जैसे ही रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, सामने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आ रही होगी बिल्कुल मुंह पर।
उसके बाद आप जाओगे क्लास 12 के अंदर, उसके बाद जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फोल्डर के अंदर। सामने आपको ये वाली लेक्चर नजर आ रहा होगा जो हमारा पिछली क्लास में हुआ था। वहीं पे ये वाला लेक्चर भी नजर आना शुरू हो जाएगा, वहीं पे इसकी पीडीएफ भी है, पीडीएफ भी मैंने उसके नीचे ही अपलोड की हुई। अच्छा, पहली बार डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, तो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल डिस्टेंस था 9r, इनिशियल कितना था 3r, तो r से r मर गया, 3 3 जा कितना हो गया 9। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने टेबल्स याद कर लिए होंगे। तो मेरे बेटे अगर आपने टेबल्स याद नहीं किए तो ये बहुत गलत है कि आप पहला ही होमवर्क जो है ना उसमें लैग करना शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास जो अगली सूरत हाल है उसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 9r हो गया। ठीक है, आपको निकालना ही है। अब आपने क्या करना है, आप बोलोगे F1 डिवाइड बाय F2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 का ऊपर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब R2 कितना था आपके पास, R2 था 9, R1 कितना था आपके पास 3, R से R कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया स्क्वायर। ये हो जाएगा जनाब F डिवाइड बाय F प्राइम विल बी इक्वल टू 3 3 जा होता है 9, तो ऊपर आ गया 3 का स्क्वायर, विच मीन्स F प्राइम विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे बेटे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर वहां नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा F डिवाइड बाय 9। ठीक है। अच्छा, बाज लोग को लग रहा होगा इसका आंसर 2F/18, मेरा बेटा ठीक है, लेकिन ये तो सॉल्व हो सकता है ना आगे। तो आपने कोशिश करनी है कोई भी आपका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में निकले। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 1 और 2 9 क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो F/9 जो है वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ये F/9 इसका हमारे पास करेक्ट आंसर काउंट होगा। ठीक हो गया जनाबे वाला। तो ये हमारे पास इसका था। अब इसी के अंदर हम एक आगे देखते हैं। हमारे पास अब हमें एक बेसिक सी चीज जो समझ में आती है यहां से, वो ये समझ में आती है कि हमारे पास हमारा फॉर्मूला क्या है, F=K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हमारे पास जो फोर्स है मेरे बेटे वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, फोर्स डिपेंड कर रही है हमारे पास कूलम कांस्टेंट के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर रही है हमारे पास चार्जेस के ऊपर, फोर्स डिपेंड कर रही थी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द किसके ऊपर, चार्जेस के ऊपर। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया सबको। ठीक है मेरा बेटा, स्टार्ट के अंदर जो मैंने यहाँ पे इनिशियल फोर्स 2F दी हुई है, जो कि मैंने यहाँ पे F लिख दी है। ठीक है, माय बैड, मेरी गलती है। इनिशियल फोर्स हम F नहीं ले सकते क्योंकि इनिशियल फोर्स हमारे पास जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 2F। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी इंसान हूँ, भड़ मार सकता हूँ। तो हमारा आंसर आएगा 2F डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो F/9 नहीं होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर होगा 2F डिवाइड बाय 9। ठीक हो गया बेटे, अब मसला हल हो गया हमारा। तो 2F हमारे पास एज इट इज आ गया और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो अब देख लेते हैं आगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो फोर्स है मेरे बच्चे वो डिपेंड कर रही है इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर के ऊपर। हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया, शॉर्ट ट्रिक बनाना भी सीख ली। हमने सिर्फ शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखी, उससे बनाना भी सीख लिया। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, और रट्टा नहीं मारना, वो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों रट्टा नहीं मारना। अब इसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जा रहा है दो चार्जेस है Q1 Q2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। ठीक है मेरा बेटा, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास है लेट से 8 कूलम स्क्वायर। अच्छा सर, इसकी यूनिट कूलम स्क्वायर क्यों हो गई भाई, Q1 की यूनिट क्या होती है कूलम, Q2 की यूनिट भी क्या होती है कूलम, तो कूलम को कूलम से मल्टीप्लाई करोगे तो मिला के क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है Q1 2 कूलम हो, Q2 4 कूलम हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो गया 8 कूलम स्क्वायर। और कहते हैं इनके दरमियान की जो फोर्स है वो है लेट से हमारे पास कितनी 2F। कहता है अब आपने चार्जेस को कर दिया थोड़ा सा चेंज, चार्जेस को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। अच्छा, जब आपने चार्जेस को चेंज कर दिया तो मेरे बेटा चार्जेस को चेंज करने के बाद क्या हुआ कि अब जो इनका प्रोडक्ट है, अब जो इनका प्रोडक्ट है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास बन रहा है 24 कूलम स्क्वायर। आपने बताना है अब नई फोर्स कितनी है, सवाल समझ आता है। आपको कहता है भाई दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, और इनके दरमियान में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज 2F। अब वो कह रहा है कि आपने क्या करा, इन दोनों चार्जेस को चेंज करा सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इज नाउ 24 कूलम का स्क्वायर। अब कहते हैं आपने बताना है कि भाई अब नई वाली फोर्स क्या है। तो
आप बोलोगे सर मसला नहीं है, मैं फिर से एक बार जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक बनाना सिखा रहा हूँ, किसी का अगर मिस हुआ है पार्ट या नहीं समझ में आया फिर देख ले। भाई हमें पता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेंगे, बोलेंगे भाई F1 डिवाइड बाई F2। एफ के सामने Q1 Q2 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा जनाबे वाला Q1 Q2, डिवाइड में आ जाएगा क्या Q1 प्राइम Q2 प्राइम। देखो Q1 Q2 क्या है, इनिशियल वाली फोर्स, Q1 प्राइम Q2 प्राइम क्या है, नई वाली फोर्स के लिए आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे आप वैल्यूज पुट कर दोगे। F1 क्या है जनाब, F1 आपके पास है 2F। F2 क्या है, F2 आपको मालूम करना है विच इज F प्राइम। और सिमिलरली आपके पास Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 आपके पास है 8 इनिशियल वाला। Q1 प्राइम Q2 प्राइम क्या है आपके पास 24। सॉल्व कर लेंगे अब इसे उठा के, तो भाई 8 वन जा और 8 थ्री जा क्या हो गया 24। एफ प्राइम को वहां ले जाएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। तो जनाब जब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये एफ प्राइम विल बी इक्वल टू 2F मल्टीप्लाइड बाय 3। तो भाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है 6F। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले के मुकाबले में फोर्स कितनी बढ़ गई, तो अगर आप बोलोगे 6 गुना बढ़ गई तो वो गलत है। भाई कितने गुना बढ़ी है, 3 गुना बढ़ी है। कैसे पता चला, भाई फाइनल फोर्स कितनी आई है 6F, इनिशियल फोर्स कितनी थी 2F, तो कितना चेंज आ रहा है 3 का। तो पहले के मुकाबले में फोर्स कितने गुना बढ़ गई, 3 गुना। सही है, ये चीज आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो पहले के मुकाबले में जो प्रोडक्ट था वो भी कितने गुना बढ़ा था, 3 गुना बढ़ा था। चेक करो, पहले के मुकाबले में जो चार्जेस का प्रोडक्ट था मेरे बच्चे वो कितने टाइम बढ़ा है, 3 टाइम। भाई पहले चार्जेस का प्रोडक्ट क्या था 8 कूलम स्क्वायर, अब क्या हो गया 24 कूलम स्क्वायर, तो 8 3 जा 24 होता है। पहले के मुकाबले में चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ा 3 टाइम्स, तो फोर्स भी कितनी गुना बढ़ गई 3 टाइम्स। और यही चीज तो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी अगर आपको याद होगा कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। तो जितने टाइम्स Q1 Q2 बढ़ेगा प्रोडक्ट, इतने टाइम फोर्स क्या होगी बढ़ेगी। ये हमारे पास इसका सिंपल सा रिलेशन था और आंसर था। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमारे पास याद करने के लिए अब तक के हो गए 2 शॉर्टकट, लेकिन मैं फिर वही रिकमेंड कर रहा हूँ भाई शॉर्टकट याद नहीं करना, रीजन आपको अगले सवाल में समझ में खुद आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो अगला क्वेश्चन है, आपने पूरे 2 मिनट लेने हैं सवाल को हल करना है। कहता है भाई आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिसाल के तौर पे, मिसाल दे रहा हूं आपको, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 कूलम स्क्वायर। प्रोडक्ट कितना गिवन है 4 कूलम स्क्वायर, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेट से आपको गिवन है 2R, और इसकी वजह से जो फोर्स है दिस इज F। ठीक है, अब कहते हैं आपने जो चार्जेस है ना वो चेंज कर दिए। चेंज करने से मुराद क्या है, चार्जेस या तो बढ़ा दिए होंगे या कम कर दिए होंगे। अब आपके पास जनाबे वाला जो इनका प्रोडक्ट है वो हो गया 16 कूलम स्क्वायर, साथ ही साथ आपने क्या करा डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। डिस्टेंस कितना चेंज कर दिया आपने, डिस्टेंस आपने पहले के मुकाबले में बढ़ा के 4R कर दिया। पहले डिस्टेंस था 2R, अब आपने कर दिया 4R। नाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ प्राइम। अब आपने ये वाला सवाल करना है, कुछ इससे मिलता जुलता सवाल जो है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं लेकिन कुछ इससे मिलता जुलता सवाल इसी साल प्यास के पेपर में आया है 2023 के अंदर, उसकी रीक्रिएशन में ये सवाल मौजूद है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान का डिस्टेंस 2R है, प्रोडक्ट 4 कूलम स्क्वायर है, फोर्स गिवन है आपके पास F। नाउ यू हैव चेंज द चार्जेस, और अब प्रोडक्ट बनता है 16 कूलम स्क्वायर, द डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 4R। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है भैया, 1 मिनट है जल्दी से कर लो। अब देखो बेटे, ये सवाल जो है ना वो परफेक्ट आंसर है इस सब चीज का, जो मैं स्टार्ट में बता रहा था ना कि आपने रट्टे नहीं मारने हैं शॉर्टकट्स के। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या चालाकी करी, एग्जामिनर ने चालाकी ये करी जनाब कि उसने जो है ना वो दोनों चीजें चेंज कर दी। उसने चार्जेस भी चेंज कर दिए और उसने डिस्टेंस भी चेंज कर दिया। अब देखो आपको ये चीज पता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और आपको ये भी पता है कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही लिख लेते, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप यहाँ रिलेशन बनाओगे ना तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, F1 डिवाइडेड बाई F2 विल बी इक्वल टू Q1 Q2, और साथ में आ गया Q1 प्राइम इंटू Q2 प्राइम मल्टीप्लाई एफ का आर स्क्वायर के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो F1 के लिए R1 नीचे आएगा, F2 के लिए R2 ऊपर आएगा। क्या बन गया भाई, ये स्क्वायर बन गया। नजर आ रही है चीज। अब ये रिलेशन जो है ना, अब आप नोट करो, अगर आपको रिलेशन बनाना आता है
तो मैंने ये एक्सप्रेशन यूज करी है। मैंने ये क्यों यूज करी, मैंने आपको बताया था कि आप एक्सप्रेशन कैसे सिलेक्ट करते हो। आप देखो F इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है। अब इसमें से एग्जामिनर ने कहीं ये तस्करा नहीं किया कि मीडियम चेंज हो रहा है, बाकी चार्जेस भी चेंज हो रहे हैं और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एफ वन अपॉन एफ टू के साथ क्या बन जाएगा, क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन प्राइम क्यू टू प्राइम। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय और साथ में आर के साथ रिलेशन कैसा हो गया जनाब, इनवर्स में आ गया। अब क्या करना है जनाब, वैल्यूज पुट कर देंगे उठा के। एफ वन कितना है आपके पास, एफ है। एफ टू कितना है आपके पास, एफ प्राइम है। क्यू वन क्यू टू पुराना वाला कितना है जनाब, 4 है। क्यू वन क्यू टू नया वाला कितना है, 16 है। और आर टू कितना आ रहा है आपके पास, आर टू आपके पास जो नया डिस्टेंस है वो आ रहा है 4R। पुराना डिस्टेंस कितना आ रहा है आपके पास, आ रहा है जनाब 2R। ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ गया स्क्वायर आ गया। जो चीज इसमें से मरती नजर आ रही है मार दो, 4 4 जा हो गया 16, आर से आर मर गया, टू टू सा क्या हो गया जनाब, 4 हो गया। ठीक है, सोल्व कर लीजिए क्या बनता है, एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम विल बी इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पे 1/4 मल्टीप्लाई बाय टू, टू का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1। अब बहुत सारे लोग ना आंसर बता रहे थे 1 विच इज रॉन्ग। भाई 1 थोड़ी आंसर पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था नई फोर्स क्या होगी, नई फोर्स 1 थोड़ी होगी। इस एफ प्राइम को भाई साहब यहाँ ले जाके आपने मल्टीप्लाई कराना है। मैं कह रहा था ना थोड़ी सी गलती है, तो वो ये थी, एफ विल बी इक्वल टू एफ प्राइम, यानी कि ये जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स के बराबर होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट बढ़ा, उसके बढ़ने से फोर्स बढ़ी, लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ा, उसके बढ़ने से फोर्स कम हो गई। और दोनों फैक्टर्स चूंकि एक ही हिसाब से चेंज हुए थे, तो बढ़ने ने कम होने को कैंसिल कर दिया, और नतीजे में जो फोर्स है भैया वो कैसी आ गई आपके पास, सेम आ गई। ठीक है जनाब, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। ठीक है मेरा बेटा, जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो कूलम्स लॉ से रिलेटेड थी, और हमने कहाँ तक की बात पढ़ ली थी, मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, देन हम आगे चलते हैं। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी कि जनाब हमारे पास जो कूलम लॉ है वो क्या कहता है, वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है अबाउट द फोर्स दैट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द चार्जेस। फिर हमने देखा कि भाई वो था हमारे पास F इक्वल्स के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और हमने कहा कि ये डिपेंड कर रहा है इन सब चीजों के ऊपर। अच्छा, फिर हमने बात करी थी जनाब के की, और हमने बाकी सब भी देख लिया। फिर हमने बात की थी जनाब वाला किसकी, के की। हमने कहा के हमारे पास क्या है, हमने देखा था यार हमारे पास के जो है वो हमारा ये है कूलम कांस्टेंट। और ये जो कूलम का कांस्टेंट है ये डिपेंड कर रहा होता है दो चीजों के ऊपर। एक, ये डिपेंड कर रहा होता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दूसरा, ये डिपेंड कर रहा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कैसे डिपेंड करता है इन सब चीजों पे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो, अब हमारे पास जब हम मीडियम बिटवीन द चार्जेस की बात करते हैं मेरा बेटा, तो हमारे पास ये क्या बनता है, हमारे पास जो के का फॉर्मूला आता है वो हमारे पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फॉर्मूला है, के इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले आप ये के का फॉर्मूला क्लियर कर लो। 1 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, यानी के ले दे के डिपेंड किस पे कर रहा है, ये इस एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट पे कर रहा है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया सर, ये कैसे निकाली, देखो बच्चे, अगर आप एप्सिलॉन नॉट को यहाँ से अकेला करोगे तो एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई कैपिटल के आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो वही होगी जो के की है, बस उल्टा कर देंगे आप उसे। ठीक है, अच्छा अब एप्सिलॉन नॉट है क्या बेटे, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझते हैं जरा। देखो परमिटिविटी है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मिसाल के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे कोई एयर मीडियम मौजूद है। ठीक है, ये लेट से हमारे पास कोई, मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एयर मीडियम है और यहाँ पे हमारे पास कोई और मीडियम है। ठीक है, लेट से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब है सर, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स से क्या मुराद होती है,
देखो, इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स से मुराद ये है आपके पास जो भी चार्ज होगा उसके वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स की लाइंस तो एमिट हो रही होंगी। तो ऐसे आपके पास तीन इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आ रही, ठीक है। तीन में से एक ये ऐसे चली गई, ये वाली आपके पास ऐसे चली गई, ठीक है। ये आपके पास जो मीडियम है वो मेरा बेटा हमारे पास कौन सा है, एयर मीडियम, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से क्या हो गई, पास हो गई। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये जो एयर मीडियम था इसने कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ किया और कितनी को डिस्पर्स किया, तो आप बोलोगे इसने सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स को अलाउ किया, बाकी सबको क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया, ठीक है। एयर के अलावा, एयर को हटा के, एयर के अलावा हमारे पास कोई भी मीडियम होगा उसको हम नाम दे रहे होंगे डाइलेक्ट्रिक का। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, यहाँ लिख भी लेते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज, डाइलेक्ट्रिक इज एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर, एनी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर। एयर के अलावा कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होता है उसे हम क्या कह रहे हैं मेरा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे भी तीन इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स आ रही थी, और ये डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया मेरा बेटा, कि ये डाइलेक्ट्रिक ने तीनों इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को क्या किया, अपने अंदर से गुजरने देना अलाउ कर दिया, ठीक है। अब जरा पढ़ो, मैंने यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन लिखी थी, जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है इसकी एप्सिलॉन नॉट की, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो क्या मतलब है बेटे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ये मुराद होती है कि कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं किसी भी मीडियम से। अच्छा, अगर आप इसको किसी ऑनलाइन फोरम पे देखोगे ना इस डेफिनेशन को परमिटिविटी की, तो आपको डेफिनेशन इसकी ज्यादातर जगहों पे, हर जगह पे नहीं, ज्यादातर जगहों पे आपको डेफिनेशन इसकी उलट लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। वो दो चीजों को आपस में कंफ्यूज किया हुआ होता है। एक चीज होती है परमिटिविटी, एक चीज होती है पोलराइजेशन का फिनोमेना, तो ये दो बिल्कुल अलग चीजें, ठीक है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आपको किताब अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम में से इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के गुजरने की क्या सलाहियत है, क्या परमिशन है, दैट इज परमिटिविटी, ठीक हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी फ्री स्पेस की या परमिटिविटी एयर की। सर क्या एयर और फ्री स्पेस एक ही चीज है, नहीं बेटे, अलग अलग चीज है। एयर हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, एक फिजिकल मीडियम है। जो फ्री स्पेस है वो कोई फिजिकल मीडियम नहीं है मेरे बच्चे। जैसे अर्थ और सन के दरमियान में एयर नहीं है, तभी तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, वो फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। एयर क्या है, जो हमारे अर्थ के अंदर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो सर इन दोनों की परमिटिविटी सेम क्यों होती है मेरे बेटे, परमिटिविटी में थोड़ा सा फर्क होता है इन दोनों की, लेकिन तकरीबन चूंकि सेम होती है इसलिए हम कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, ठीक है। समझ आ गई। तो परमिटिविटी को आपने डिफाइन कैसे किया, परमिशन टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू अ मीडियम। किसी भी मीडियम में से कितनी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास कर सकती हैं, गुजर सकती हैं, दैट इज परमिटिविटी, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कैसे लिखते हैं, और ये सब चीजें मैंने क्या बनाई थी, क्या समझाई थी। पहले देखो, एयर में से कितनी लाइन गुजर रही थी, तीन में से एक। डाइलेक्ट्रिक में से कितनी गुजर रही है, तीन गुजर रही है। अब मिसाल अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक को, समझना था। अगर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक को, तो मेरा बेटा परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बनता है एप्सिलॉन डी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। ये है डाई इलेक्ट्रिक की परमिटिविटी निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, जो एप्सिलॉन डी है इसकी भी जो यूनिट है, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक की भी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहली चीज तो ये देखो, एप्सिलॉन डी और एप्सिलॉन नॉट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये फर्क है कि एप्सिलॉन नॉट एयर और फ्री स्पेस के लिए मखसूस है, एप्सिलॉन डी जर्नल फॉर्मूला है, किसी भी उसके लिए चलेगा, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे आएगी, और एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। सर रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं है, नहीं इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक यूनिट लेस नंबर है। ये नंबर क्या बताता है, ऊपर जो मिसाल दी है इससे समझो। एयर में से कितनी लाइंस पास हो रही हैं, वन।
डाइलेक्ट्रिक में से कितनी पास हो रही है? 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एयर के मुकाबले में डाइलेक्ट्रिक में से 3 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है? हाँ या ना? एयर के मुकाबले में डाइलेक्ट्रिक में से 3 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। दिस इज एप्सिलॉन आर। क्या मतलब? देखो, एप्सिलॉन आर ये बताता है, क्या बताता है? एप्सिलॉन आर ये बताता है कि एयर या फ्री स्पेस, एयर या फ्री स्पेस के मुकाबले में, एयर या फ्री स्पेस के मुकाबले में किसी भी मीडियम से, किसी भी मीडियम से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है? एयर, एयर या फ्री स्पेस के मुकाबले में किसी भी मीडियम से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है? जब आप किताब खोलोगे ना, किताब देखोगे, तो उसमें आपको एप्सिलॉन आर की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 मिल रही है, तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू जिस मीडियम की है, जिस डाइलेक्ट्रिक की है, इसका मतलब ये है कि एयर के मुकाबले में उसके अंदर से 4 टाइम ज्यादा लाइंस पास होंगी। यानी कि अगर अगर किसी जगह पे एयर और वो दोनों मीडियम मौजूद है, तो एयर में से अगर एक लाइन पास हो रही है, तो उसी जगह पे दूसरे जो जिसका एप्सिलॉन आर 4 है, इस मीडियम में से 4 इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही होंगी। ठीक है? So this was epsilon r, a unitless number that will define how many electrical lines of force will pass through a certain medium by comparing it to the reference. Reference क्या है आपका? एयर या फ्री स्पेस। ठीक है? अच्छा, ये हो गया हमारे पास। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपने कि जो आपका एप्सिलॉन आर होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर आपका हमेशा 1 के मुकाबले में क्या होता है मेरा बेटा? ग्रेटर होता है। ठीक है? अब किसी का भी देखोगे आप, तो 1 से ये क्या होता है? ग्रेटर होता है। अब इससे क्या समझ में आती है और इससे हमारे क्या एमसीक्यू निकलते हैं? देखो जरा, आपको लिखा मिल रहा है एप्सिलॉन डी इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। ठीक हो गया मेरे बच्चे? अच्छा, अब अगर आप इसको देखते हो, तो यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल समझ लो ताकि आपको मजीद चीज क्लियर हो जाए। बेटे, अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनता है 15। अगर मैं 5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये बनता है 1.5। करके देख लेना। देखो, यहाँ पे 5 कन्वर्ट हो गया 15 में, यानी कि मैं कहूंगा जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। यहाँ 5 कन्वर्ट हो गया 1.5 में, यानी कि मैं कहूंगा जो वैल्यू है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ, यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 1 से बड़े नंबर से, यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 1 से छोटे नंबर से। तो जब आप 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वैल्यू बढ़ रही है। 1 से छोटे से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। दिख रही है ये चीज? अच्छा, अब जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसको देखो, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर क्या बन रहा है? एप्सिलॉन डी बन रहा है। मैंने अभी बताया कि जो एप्सिलॉन आर है ये हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है, 1 से ग्रेटर होता है। तो जब आप 1 से ग्रेटर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जब आप एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो एप्सिलॉन डी आएगा, आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे बेटे? इससे ये समझ में आ रहा है, इस एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी हुई है, वो ये समझ में आ रहा है हमें कि परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर। इससे आपने क्या जुमला सीखा, या इस जुमले से आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा? आप, अच्छा, एयर की जगह पे इसको हम फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। दोनों एक चीजें नहीं होती, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के लिए वो परमिटिविटी के लिए दोनों तकरीबन सेम होती है। इससे आपने सीखा क्या मेरा बेटा? इससे आपने ये सीखा कि एयर के मुकाबले में कोई भी जो दूसरा मीडियम है, उससे जो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं वो कैसी होंगी? ज्यादा होंगी। इसको मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि एयर की परमिशन सबसे कम है। देखो, इसी जुमले को मैं यूं भी तो कह सकता हूं, एयर की जो परमिशन है वो क्या है? मिनिमम है, मिनिमम परमिशन है। हाँ या ना? एयर की क्या है? मिनिमम परमिशन है टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू, टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास। समझ आ रही है बात? एयर की परमिशन क्या है मेरा बेटा? मिनिमम है, टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास। देखो फिर सुनो, देखो, एयर भी इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक भी क्या है? इंसुलेटर है। आप बोलोगे सर इंसुलेटर का तो मतलब होता है
कि वो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ नहीं करेगा। एग्रीड, इंसुलेटर का बिल्कुल यही मतलब होता है। गौर से सुनना और समझना, क्या दुनिया में जितने भी इंसुलेटर हैं सब एक जैसे होते हैं? सब एक जैसे होते हैं भाई? एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के अंदर टेस्ट लिया जाता है, उसके अंदर टॉप 10 बच्चों की लिस्ट बनाई जाती है। वो टॉप 10 बच्चे अपना स्कोर कार्ड घर पे लेके जाते हैं। उसके अम्मी अब्बू क्या बोलेंगे? हर बच्चे के अम्मी अब्बू यही बोलेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो बहुत अच्छा पढ़ता है। क्या सब ने एक जितना अच्छा पढ़ा? बताओ, नहीं। जिसने ज्यादा अच्छा पढ़ा वो टॉप पहले रैंक के ऊपर है, उसके बाद वाला दूसरे पे, उसके बाद वाला तीसरे पे है। रैंकिंग हुई भी है ना। हालांकि जो 10 बच्चे हैं जो टॉप 10 में आए हैं, उनके अम्मी अब्बू इंडिविजुअली उन्हें क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा पढ़ा। क्या सबने एक जितना अच्छा पढ़ा? क्या सब एक जितने अच्छे स्टूडेंट है? एज पर द क्लास रैंकिंग, जो ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद रैंकिंग कम होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही इंसुलेटर का काम है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक करना, अलाउ ना करना। लेकिन क्या सब एक जितने अच्छे इंसुलेटर है? नहीं। तो कोई ज्यादा ब्लॉक करेगा, कोई कम ब्लॉक करेगा, इसको यूं भी कह सकते हैं। कोई बिल्कुल कम इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ करेगा, कोई थोड़ी अलाउ करेगा, कोई थोड़ी उससे ज्यादा, कोई थोड़ी उससे ज्यादा। जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को अलाउ कर रहा है वो उतना पुअर या घटिया इंसुलेटर है। जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक कर रहा है वो उतना अच्छा इंसुलेटर है। अब दोबारा पढ़ो ये चीज मैंने क्या लिखी है। मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज नजर आ रही है? एप्सिलॉन डी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ एयर, यानी कि एयर के मुकाबले में डाइलेक्ट्रिक में से ज्यादा लाइंस पास करती हैं, या एयर में से मिनिमम परमिशन है। तो आप यूं भी तो कह सकते हो कि एयर इज द, या एयर भी कह सकते हो या वैक्यूम भी कह सकते हो। सर क्या दोनों एक चीज है? बेटे अभी 3 बार बता चुका हूं दोनों एक चीजें नहीं है। या एयर और वैक्यूम हमारे पास क्या है? बेस्ट इंसुलेटर है, क्योंकि इनकी जो परमिशन है टू अलाउ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू, दैट इज व्हाट, दैट इज मिनिमम। सही हो गया? ये बेस्ट इंसुलेटर है। अब आपको जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना कि परमिटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स को ब्लॉक करना, वो मेरा बेटा पोलराइजेशन को जबरदस्ती इसके अंदर घुसाया हुआ होता है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट मिलता है। हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है? अब जरा मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल चीज भी दे देता हूँ, ठीक है? मेरी अपनी जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब? भाई आपके घर में बिजली आती है तो यकीनन वो बिजली किसी सब स्टेशन से आ रही है, किसी ग्रिड से आ रही है, कहीं से आ रही है। आपके इलाके में कभी ना कभी मेंटेनेंस शटडाउन तो होता होगा। मेंटेनेंस शटडाउन क्या होता है कि अगर बिजली वालों ने, जो यूटिलिटी कंपनी होती है, उन्होंने कुछ काम करना है, तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? ब्रेकर को बंद कर देते हैं। जैसे आपने अगर घर में अपने कमरे में कोई पंखा लगाना है तो आप उस कमरे का ब्रेकर क्या करते हो? ऑफ करते हो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जाके, काम हो जाता है। इसी तरह समझ लो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेशन होता है ना, उसको सब स्टेशन कहते हैं, वहां ना सर्किट ब्रेकर्स रखे हुए होते हैं। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है? सर्किट को ब्रेक करना, नाम से पता चल रहा है, ताकि आगे इलाके की जो सप्लाई है वो क्या हो जाए? बंद हो जाए। अब सर्किट ब्रेकर में होता क्या है? ऐसे दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो आपस में ज्वाइन हुए हुए होते हैं। जब आपने ब्रेक करना होता है ना, तो इन कॉन्टेक्ट्स को एक दूसरे से क्या करना होता है? दूर करना होता है। इस दूर करने से क्या होता है कि जाहिर है सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। जब करंट फ्लो नहीं कर सकेगा तो आप वहां पे आगे काम कर सकते हो। सही है? अब होता क्या है, जो सर्किट ब्रेकर होते हैं ना, आप इंटरनेट पे सर्च करना, जो फेमस सर्किट ब्रेकर्स हैं वो एसीबीज होते हैं या वीसीबीज होते हैं। एसीबीज कहलाते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स, वीसीबीज कहलाते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। एयर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर आप एयर को यूज करते हो एज ए इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट के दरमियान में आप एयर को यूज कर रहे होते हो, क्योंकि वो अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम है। मकसद क्या है? सर्किट को ब्रेक करना। अगर एयर के अलावा कोई और अच्छा इंसुलेटिंग मीडियम होता तो हम वहां पे वो यूज कर रहे होते। ऑयल भी यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन ये जाहिर है सारे एक जितने, जैसे एयर सर्किट ब्रेकर से ज्यादा अच्छे होते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, कुछ चंद एक को छोड़ के, 2 से 3% को छोड़ के बाकी सारे वीसीबीज लगे हैं, ठीक है? तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम इज वंस अगेन अ वेरी गुड इंसुलेटर। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप कभी ऑनलाइन डेफिनेशन सर्च करो, परमिटिविटी की उल्टी डेफिनेशन मिले, तो समझ जाना कि वो पोलराइजेशन को वहां जबरदस्ती घुसाया हुआ है। हम पोलराइजेशन को पढ़ेंगे कैपेसिटर के साथ, वहां हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब है रिवर्स करना या ब्लॉक करना। तो वो हमें वहां पोलराइजेशन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। फिलहाल अगर मैं जल्दी से समराइज कर दूं जो हमने अब तक चीजें पढ़ी हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है भैया? कूलम लॉ हमें इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है।
वो हमने देख लिया। और हमने साथ साथ ये भी देख लिया कि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर होंगे, सिमिलर का मतलब है प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, रिपल्जन वाली फोर्स होती है। इसको आप यूं भी कहते हो, आपके पास प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो रिपल्जन के अंदर आपके पास जो फोर्स है ना, वो हमेशा कैसी आ रही होती है मेरा बेटा, पॉजिटिव आ रही होती है। किताब वाले उसे कहते हैं एफ ग्रेटर देन जीरो। इसी तरह अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में क्या होगी भाईजान, इस केस में अट्रैक्शन होगी। और प्लस माइनस का भी माइनस होता है और माइनस प्लस का भी माइनस होता है। यानी कि जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है वो कैसी आती है मेरे बेटे, नेगेटिव आ रही होती है। ठीक है। फिर हमने देखा कि के जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है, के मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा था हमने पढ़ लिया। अच्छा, के सिस्टम ऑफ यूनिट पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देख लो। कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट पे कैसे डिपेंड करता है ये भी देखो। देखो ये तो आपको नजर आ गया ना कि के का क्या रिलेशन है, के का क्या रोल है। अब देखो आपके पास के की अभी हमने वैल्यू पढ़ी थी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू कब होती है, जब आपके पास एयर या फ्री स्पेस एज ए मीडियम होता है बिटवीन द चार्जेस। ठीक है। और जाहिर है ये वैल्यू किसके अंदर है, एसआई सिस्टम में। अगर आप के का वैल्यू पूछोगे किसके अंदर मेरा बेटा, सीजीएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस अमूमन केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। आपको फिर इससे रिलेटेड भी एक मिसाल देता हूँ। अगर चार्जेस के दरमियान में एयर या फ्री स्पेस ही मीडियम है, और अगर आप सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू पूछोगे, मेरे बेटे सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आती है 1, न्यूटन की जगह आता है डाइन, मीटर की जगह आता है सेंटीमीटर, और कूलम की जगह आता है ईएसयू। ईएसयू है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एक आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप अपनी कभी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की किताब देखोगे, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की किताब में आपने वहां पे बोहर का मॉडल पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बोहर का मॉडल, बोहर के मॉडल के अंदर आपने जो है ना वो रेडियस वाली एक्सप्रेशन और वो अजीब अजीब एक्सप्रेशन ड्राइव करी होंगी सारी की सारी। वो जो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव की थी ना बच्चे, उसके अंदर आप कभी नोट करना, आप कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हो, वहां पे आप ये करते हो, F = ZE × E/R²। आप बोहर का मॉडल ड्राइव करते हुए केमिस्ट्री में ये एक्सप्रेशन यूज करते हो। आप कहते हो कि हम कूलम लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो समझ में आ रहा है। जेड ई से मुराद है न्यूक्लियस का चार्ज, जेड हो गया एटॉमिक नंबर, ई हो गया प्रोटॉन का चार्ज, ई हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। ठीक है। तो भाई साहब यहाँ के कहाँ चला गया, के वहां पे लिखा हुआ ही नहीं होता। बेटे के इसलिए नहीं लिखा होता क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जो के की यूनिट होती है वो क्या होती है, या के की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। 1 क्यों होती है, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करते हो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से आप यहाँ पे आते हो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईएसयू का स्क्वायर, तो ये 1 बन जाती है सीजीएस सिस्टम में। और केमिस्ट्री के अंदर हम जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा करते हैं, सीजीएस सिस्टम यूज करते हैं। दिस इज द रीजन कि वहां 1 लिखा हुआ होता है। कन्वर्ट आप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको सुकून से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो आपके पास क्या होता है, मैं बता देता हूँ, कन्वर्ट करना चाहो तो आप कन्वर्ट भी कर लेना। होता क्या है मेरा बेटा, 1 न्यूटन में हमारे पास होते हैं 10⁵ डाइन्स होते हैं। ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर में हमारे पास क्या होता है, 10⁵2 सेंटीमीटर होता है। सिमिलरली एक कूलम में हमारे पास क्या होता है, 3 × 10⁹ ESU होता है। इससे आप कन्वर्जन कर सकते हो, आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा, 1 के करीब आपके पास इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई सबको अच्छे से, मुझे बता दीजिए जल्दी से। इसको कन्वर्ट भी करके दिखा देते हैं, देखो बेटे मिसाल के तौर पे हमें कन्वर्ट करना है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है। चलो भैया देख लो इसको कन्वर्ट कैसे करना है। अच्छा अभी ये टॉपिक चल रहा है, जैसे जैसे हमारा टॉपिक पूरा होता जाएगा आपके साथ इसके जो टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली शेयर होते जाएंगे। ठीक है। चलो हमारे पास 9 × 10⁻⁹ आ गया एज इट इज, क्लियर है। अब न्यूटन है, 1 न्यूटन में कितने डाइन है, 10⁵ अब ये क्या करा मैंने, न्यूटन की जगह पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे डाइन आ जाएगा। क्यों भाई, न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया ना, 1 न्यूटन में इतने डाइन्स होते हैं, तो आ गया वहां पे आपके पास। ठीक है। अब क्या है, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अगर मीटर स्क्वायर है तो 10⁵2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ताकि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। भाई 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, 10⁵2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपॉन में क्या आएगा भाईजान, अपॉन में आपके पास 1 कूलम स्क्वायर था,
तो एक कूलम में 3 × 10⁻9 है, तो आप क्या करोगे, 3 × 10⁻9 के ऊपर क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, और अपॉन में इस तरह क्या आ जाएगा, ESU का स्क्वायर आ जाएगा, ESU का स्क्वायर आ जाएगा। अब ESU के स्क्वायर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा उठ के ये। अब क्या करेंगे जनाब, सॉल्व कर देंगे उठा के, देखो इसको क्या बनता है। ऊपर हमारे पास आ रहा है 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5, 10⁻2 और ऊपर 2, 2 का क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारे पास 4। जब आप स्क्वायर उतारोगे यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 10⁻9, 9 के ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, तो 9 2 क्या हो गया 18 हो गया। देखो पावर पे पावर आती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ध्यान में रखिएगा, पावर पे पावर आएगी तो पावर क्या होगी जनाब, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो कुछ मर रहा है उसे मार देंगे आप उठा के, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। हमारे पास 9 से 9 कैंसिल हो गया। सिमिलरली ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर 10⁻9 आ रहा है, 10 की, एक मिनट, 10⁻9 आ रहा है ऊपर। ऊपर आ गया जनाब हमारे पास 10⁻9, और फिर 10⁻5 और 10⁻4 मिला के ये भी क्या बन गया, 10⁻9 बन गया। अपॉन में 10⁻18, बेसिस आर सेम तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10⁻18 ऊपर भी आ रहा है और 10⁻18 ऊपर भी आ रहा है, ऊपर नीचे सॉल्व कर लिया, आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो आपके पास सीजीएस के अंदर ये वाली वैल्यू आ रही है। तो बेटे ये हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा हिसाब किताब था, ठीक है। अभी जाहिर है कूलम लॉ मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम के हवाले से ना ये सुन लीजिए, हमारे पास हर चैप्टर को ना हमने टॉपिक्स के अंदर ब्रेक किया हुआ है। तो किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो आपको तभी समझ में आएंगे या मिल रहे होंगे जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो 4 टॉपिक्स में ब्रेक हुआ हुआ है। एक कूलम्स का लॉ है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, एक आपके पास कैपेसिटर है। अभी हम कूलम का लॉ पढ़ रहे हैं, ये कूलम का लॉ खत्म हो जाएगा, इसके आपको टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। जब तक के लिए आपने क्या करना है, जब तक के लिए आपने ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया है इसमें जितने क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से सॉल्व करो, कम से कम 3 से 4 दफा। तो जाके एटलीस्ट आप इस काबिल होगे कि टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप समझ सको, या अगर आपको कोई असाइनमेंट में क्वेश्चंस मिलते हैं वो आप सॉल्व कर सको। यहाँ तक मुझे बता दो बेटे, सबको सब चीज क्लियर है।